गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, मैं आपको हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाला टॉपिक चल रहा था, मैं आप लोग को एक बार प्रीवियस पोर्शन रिकॉल करवा के आज का सेशन कंटिन्यू करवाता हूँ। इधर देखिए, लास्ट क्लास में दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी लास्ट क्लास में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड आई थिंक अब आप लोग समझ चुके होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नॉट बिटवीन द एटम्स। एटम और एटम को एक दूसरे से बॉन्ड्स के थ्रू लिंक दो। बॉन्ड्स कोवेलेंट भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्सेस के थ्रू लिंक होता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तीन टाइप की होती हैं: द डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम लोगों को मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड समझना था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को समझने के लिए मैंने आपको डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस भी बताया था। एंड आपको सिग्निफिकेंस बताया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग दीस फोर्सेस। इन फोर्सेस को पढ़ने से हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो देखिए, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस कैसा एग्जिस्ट करता है। वो सब ऑब्वियसली बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता होगा। आप खुद सोच कर देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, वो बहुत पास पास आके टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। ऐसी चीजें सॉलिड भी हो सकती हैं, थोड़ी लूज पैकिंग होगी तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा लूज पैकिंग होगी तो गैसेस। बॉइलिंग पॉइंट भी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर था कि ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि बॉन्ड, तीन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इससे यू एक्सपेक्टेड कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा था कि व्हाइल बॉइलिंग और मेल्टिंग, वी आर नेवर सपोज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बॉइलिंग और मेल्टिंग के बाद हम फिजिकल चेंजेस लाते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं लाते। अगर आप दो एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक केमिकल चेंज कर रहे हैं, जबकि बॉइलिंग और मेल्टिंग फिजिकल चेंजेस हैं। आपको सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज करनी है, सॉलिड से किसी चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसकी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करना। अगर हम वाटर को बॉइल कर रहे हैं तो वी आर नॉट सपोज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इनफैक्ट वाटर को बॉइल करते वक्त स्टीम वेपराइज होके इवेपोरेट होती है, उड़ती है। ठीक है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पे हमें सिर्फ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी होती है। एंड एट द सेम टाइम, बिसाइड द फिजिकल स्टेट, द बॉइलिंग पॉइंट्स, तीसरा सिग्निफिकेंट पर्पस होता है, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से हमें सॉल्युबिलिटी का भी पता चलता है कि वेदर अ गिवन कंपाउंड वुड बी सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने सबसे पहले आपको डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बताया था। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन के बारे में अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि दीस टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल इन पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड सब लोग बताइए, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्लियर है ना? अ पोलर मॉलिक्यूल इज द वन व्हिच हैज अ चार्ज सेपरेशन, और हर वो मॉलिक्यूल पोलर होगा जिसमें वन ऑफ द एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द अदर वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, तो क्लोरीन अपनी तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल करके खुद को पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव डेवलप कर देगा। मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी आ जाएगी, दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर एक डायपोल है। ठीक है, हाँ, अगर क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना रहा होता तो मॉलिक्यूल कंप्लीटली नॉन पोलर होता और उसके इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, से HCl दूसरा HCl, दो HCl जब क्लोज बाय एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट होगा, और इसी इंटरैक्शन को डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कहते हैं। So dipole dipole interaction is an electrostatic force of attraction between the negative pole of one polar molecule and a positive pole of one other polar molecule. सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, जैसे HCl में डायपोल है, HCl में पोलैरिटी है, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते होंगे जिनमें पोलैरिटी होगी। इवन HF कंटेन अ पोलैरिटी, HF में भी पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी एक जैसी होती है? क्या ये चार्ज सेपरेशन और इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है? तो डेफिनेटली नहीं। ठीक है, किस मॉलिक्यूल में कितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स। हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो तो अलग अलग होगा ना। वी नो कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो और हाइड्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एक तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल, एक तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, इनके बीच में चार्ज सेपरेशन भी तो बहुत ज्यादा होगा।
और ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा तो एक HF का दूसरे HF के लिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, इतना स्ट्रॉन्गर कि हमने उसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही बोलना छोड़ दिया, हमने कहा इसे एक नया नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं तो ये बहुत ज्यादा पोलैरिटी मॉलिक्यूल में डेवलप करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के डायपोल डायपोल नॉर्मल डायपोल डायपोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए इन 3 एलिमेंट्स के डायपोल डायपोल को हम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, दे शुड बी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको HF का एक्सप्लेनेशन, अमोनिया का अट्रैक्शन, वाटर का अट्रैक्शन, वो सब बताए थे। और मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन भी बताई थी। देखिए ये एक HF है, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, आप देख सकते हैं कि ये F नेगेटिव इसके H पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, ये डायपोल डायपोल सॉरी ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कैसे करा था, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड is a bond between, yeah, is an electrostatic force of attraction between an electronegative element on one side and a hydrogen atom which is already attached to an electronegative element on other side, but this electronegative element on either side of hydrogen should necessarily be out of fluorine, oxygen and nitrogen on। तो बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट, यहां तक की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आई थी, कोई डाउट तो नहीं था? एनीबॉडी? सर क्लोरीन के लिए भी यही कहेंगे ना, डायपोल डायपोल? क्लोरीन के केस में डायपोल डायपोल बोलेंगे, लेकिन फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के केस में डायपोल डायपोल नहीं बोलेंगे। ऑल्दो वो एक डायपोल डायपोल है, लेकिन हमने उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए एक सेपरेट नाम दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। थ्योरेटिकली हम ये जरूर कह सकते हैं कि एवरी हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बट एवरी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज नॉट अ हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? पक्का? क्लोरीन के साथ है या नहीं है वो हाइड्रोजन वाला? क्लोरीन के साथ क्या क्या डाउट है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे या नहीं कहेंगे? अरे नहीं है भाई, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस ये 3 एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लोरीन जो बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्लोरीन जो बनाता है वो डायपोल डायपोल होता है। फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल रहा हूँ ना, क्लोरीन तो 4th इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके सर। ओके दीपांशु? यस सर। आपको कुछ डाउट था? सर आपने लास्ट में बताया था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन करवाया था, एग्जांपल दिया होगा, आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा एग्जांपल, आप सब ध्यान से सुनिएगा। पहले आप ये बताइए, यहां तक की एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको? मैंने क्या इसके बाद कोई हेडिंग डलवाई थी? हाँ, आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। सब लोगों ने यहां तक लिखा हुआ है? जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है, कोई एब्सेंट था तो लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सब लोग लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, दोनों टाइप्स के नेम लिख लीजिए। एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, and the second are intramolecular hydrogen bonds. Intermolecular hydrogen bonds and intramolecular hydrogen bonds, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपके सामने ना 2-3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। HOH, ये एक और HOH, 2 पोलर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए, इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुआ, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, HF, एक और HF के पास आया, इसमें भी ऑक्सीजन पे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इसने इसको अट्रैक्ट करा, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये। ठीक है, अब एक तीसरा देखो, HF को हमने वाटर में मिलाया, दिस इज वाटर, इसमें HF पोलर है, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, इधर H पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो जब HF को वाटर में मिलाया तो इसका F नेगेटिव इसके H पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुआ, क्या ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है? मैंने उस दिन लास्ट क्लास में आपको ये तो बता दिया था कि हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। ठीक
है, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हीं तीनों में से कोई, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले आप लोग बताइए, कुछ लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कुछ को नाम से पता चल रहा होगा, इंटर एंड इंट्रा। क्या इन तीनों में से कोई इंटर या इंट्रा है, या आपको लगता है कि नहीं ये तीनों इंट्रा है या ये तीनों इंटर है, या इसमें से कुछ इंटर और कुछ इंट्रा है? बताइए क्या लगता है? वॉट एवर यू फील। आप देखिए जरा, ये HF के साथ बना रहा है, ये वाटर वाटर के साथ बना रहा है, लेकिन ये HF वाटर के साथ। हाँ बताइए। ये इंटर है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग, त्रिशा का कहना है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो बनता है वो इंट्रा होता है, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बनता है वो इंटर होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जो ऑनलाइन है वो कहाँ है सारे, बताइए क्या लगता है आपको? देखिए ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे इस समय सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कोई बना ही नहीं हुआ। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड। अलग अलग का मतलब ही नहीं कि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो, चाहे सेम ही टाइप के हैं, लेकिन है तो दो मॉलिक्यूल। देयर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। आपको मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप देखिए। ऊपर बना, देखो यहां पे देखना, आप सब लोग बताओ ये मॉलिक्यूल क्या है, इसका नाम तो आपको मालूम होगा, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया, अब मालूम है क्या नाम है? दिस इज फिनॉल। नहीं सुना कभी आपने? जैसे चेन के आगे OH लगता है तो वो अल्कोहल होता है, रिंग के ऊपर OH लगता है तो वो फिनॉल होता है, ठीक है, पढ़ा हुआ इसे। सो ये फिनॉल है, यू हैव टू लर्न दिस। अच्छा, अब ये एक और फिनॉल है, ठीक है। अगर दो फिनॉल एक दूसरे के पास पास आते हैं तो इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसी में एक चेंज करता हूं, मैं इस फिनॉल में, ये फिनॉल है, इस फिनॉल में बराबर में NO2 लगा देता हूं, NO2। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है। और जब ये फिनॉल के सेकंड कार्बन पर लग गया, देखो फर्स्ट कार्बन तो ये है जिसपे OH लगा हुआ है, सेकंड कार्बन ये है, तो हम इसे बोलेंगे 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसी तरह से इसके बराबर में एक और 2 नाइट्रोफिनॉल। तो जिस तरह से एक फिनॉल ने दूसरे फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, डू वी एक्सपेक्ट कि यहां पे भी बनना चाहिए? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे भी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। क्या इसका H भी इसके O के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए था या नहीं? सेम ही तो है, ऊपर भी होना चाहिए था, लेकिन ये देखा गया है कि इसमें नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता? जब उधर वाले OH अट्रैक्ट हो गए तो यहां वाले क्यों नहीं होते? उसका रीजन देखो, थोड़ा बड़ा करके यहां पे बनाकर दिखाता हूं। ये OH है, ये पोलर है, H पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ NO2 लगा हुआ है। अगर मैं इस NO2 को ओपन करके दिखाऊं ना, NO2, तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। इवन दिस NO2 इज पोलर, इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो अब क्या होता है कि ये वाला H इतनी दूर सामने वाले ऑक्सीजन के पास क्यों जाएगा? जब उसे अपने ही मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो बराबर में उसी से जुड़ जाएगा ना। ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल दो एटम आपस में कनेक्ट है। देखिए, अगर आपका स्कूल किसी दूसरे स्कूल के साथ कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो है इंटर स्कूल कंपटीशन, लेकिन आपके ही स्कूल की दो क्लासेस आपस में या दो टीम्स आपस में कंपीट करती हैं तो वो है इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स का आपस में इंटरैक्ट कर जाना, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं? अब ये एक HF है, दूसरा वाटर है, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पे चाहे दो सेम टाइप सेम है, लेकिन है तो दो मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो एक HF का दूसरे HF के साथ ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है। इंट्रा तो वो होते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता ही नहीं है बराबर में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम बराबर वाले दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्डेड होता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी आप हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख रहे हैं,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल, ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल आप देखेंगे लेटर ऑन जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल में H भी आ रहा है और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आ रहा है, वो आपस में ही जुड़ गए, उन्हें किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इंटर और इंट्रा मैं डेफिनेशंस को लिखवाऊंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं एवरीबॉडी? सब लोग बताइए। यस सर। सर ओके, तो सबसे पहली हेडिंग डालिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर ही देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो मैंने पिछली क्लास में जितने भी एग्जांपल्स करवाए थे ना, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर ही थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। These interactions are developed. These interactions are developed between two molecules of either same type, two molecules of either same type or different type, इट डजंट मैटर कि दो एक जैसे मॉलिक्यूल हैं या दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, लेकिन है तो दो, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जब इंटरेक्शन होता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके अंदर आप एक तो ये दो अलग अलग वाला भी एग्जांपल नोट कर लो और दो सेम टाइप के आइटम्स वाला भी एग्जांपल नोट कर लो। दो एग्जांपल्स नोट कर लो फिलहाल, ये वाले दोनों नोट कर लो, लेफ्ट वाले एग्जांपल्स। HF भी इंटरमॉलिक्यूलर है, HF H2O भी इंटरमॉलिक्यूलर है। आप एक नया एग्जांपल बनाना चाहते हो तो फिनॉल भी बना सकते हो ऊपर, ये तो आपने शायद पिछली बार भी नहीं किया, तो आप ये वाला भी नोट कर सकते हो, फिनॉल। करा नोट? यस सर। ठीक है, अब इससे पहले कि हम अगला वाला देखें, इसी के नीचे एक हेडिंग डालिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, consequences of intermolecular hydrogen bonds। याद रखिएगा ये कॉन्सिक्वेंसेस इंटरमॉलिक्यूलर के हैं, इंट्रा के नहीं, सही है। सुनना पहले ओरली, दो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये याद रखिए कि हर वो मॉलिक्यूल जो खुद के साथ मतलब ये वाली लैंग्वेज नहीं बोल रहा मैं, खुद के साथ मतलब एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, हर वो मॉलिक्यूल जो खुद अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है, वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, दैट कैन नेवर एग्जिस्ट एज गैस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रांग इनफ टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज कि ऐसी चीज गैस रह ही नहीं जाती, ऐसी चीज लिक्विड बन जाती। वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, अमोनिया भी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, HF भी लिक्विड होता है, अल्कोहल भी लिक्विड होता है। अल्कोहल बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ROH ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, एंड दूसरा मैं ऐसे लिख देता हूं ROH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक का H पॉजिटिव दूसरे के O नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है। अल्कोहल्स भी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर।
तो हर वो मॉलिक्यूल जो खुद अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड ही होगा, पहला कॉन्सिक्वेंस। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस लिखिए, all such molecules which can form intermolecular hydrogen bonds with themselves, intermolecular hydrogen bonds with themselves are always liquid at room temperature, with relatively high boiling points, ना सिर्फ वो लिक्विड होंगे बल्कि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हो गए, सही है। सो दे आर लिक्विड एंड दे हैव रिलेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसके अंदर एग्जांपल में फिर आप एक दो एग्जांपल्स ड्रॉ कर लो, ROH और ROH का कर लो। एक तो अल्कोहल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपको मालूम है। कोई एक एग्जांपल ड्रॉ कर लो क्योंकि आपने पहले भी ड्रॉ कर रखे हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंस भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैं दोबारा बना दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये याद रखिए, जैसे ROH, रोहित आप ये देखना, आपको ये डाउट था बोल रहे थे, ये दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल और दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर वाटर, ठीक है। OH यहाँ पे भी पोलर है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और OH बॉन्ड वाटर में भी पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जब हम अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये याद रखिएगा कि हर वो मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वो वाटर में हमेशा सॉल्युबल होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आप बोलेंगे बिकॉज़ दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, या व्हाई HF इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज़ इट कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वो सॉल्युबल नहीं होते, इसका उल्टा मत कंक्लूड करिए। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वो नहीं सॉल्युबल होते, ऐसा नहीं है, वो भी सॉल्युबल हो सकते हैं किसी दूसरी फोर्स की वजह से, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो तो होते ही, वो कंफर्म है, सही है। तो लिखिए दूसरा कॉन्सिक्वेंस, all such molecules which can form hydrogen bonds with water, are always soluble in water, इसके अंदर अल्कोहल का वाटर के साथ बना लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल का वाटर के साथ, अल्कोहल और वाटर सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके हमने दो कॉन्सिक्वेंस देखे। एक तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे और फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़ता है कि वो लिक्विड होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, और दूसरा वो हमेशा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। अब अगली हेडिंग डालिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Intramolecular hydrogen bonds. These hydrogen bonds are formed between a hydrogen atom, and an electronegative element,
within the same molecule, within the same molecule. एग्जाम्पल में लिखो, नाम लिखे कंपाउंड का एग्जाम्पल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑर्थो को सिर्फ ओ भी लिख सकते हैं या आप पूरा भी लिख सकते हो, वैसे बुक्स में आपको ओ लिखा हुआ मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये ऑर्थो क्या चीज है वो मैं आपको समझा दूं। ऑर्गेनिक में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट थोड़ी ही देर में आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाने वाला हूं। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन की किसी भी पोजीशन में मान लीजिए मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया। Cl लगा देता तो बोलते क्लोरोबेंजीन, ठीक है। COH लगा देता तो बोलते बेंजोइक एसिड, एसिड होता है ना COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो सब नेमिंग में बताऊंगा आपको। तो दिस इज फिनॉल। अब बेंजीन में 3 रिलेटिव पोजीशंस होती हैं। कोई भी ग्रुप जहां लगा होता है उसके बिल्कुल बराबर वाली पोजीशंस जो होती है ना, उन्हें कॉमन नेम में बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। IUPAC में तो बोलेंगे 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूं तो आप बोलोगे 2 क्लोरोफिनॉल, लेकिन कॉमन नेम में बोलोगे ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। तो सेकेंड पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, एंड फोर्थ पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। जब कोई ग्रुप होता है बिल्कुल उसके सामने वाली पोजीशन पे कोई चीज लगी होती है ना, तो हम बोलते हैं पैरा पे लगी। सही है। जैसे ये पैराक्लोरोबेंजीन, ओ सॉरी पैराक्लोरोफिनॉल है, फिनॉल के पैरा पे क्लोरो आ गया। सही है। बताओ ये क्या है? मेटा 2 होते हैं। देखो 1 2 3, बीच का एक छोड़ के उसके बाद वाली मेटा पोजीशन होती है, चाहे वो इधर लगा दो या इधर लगा दो, एक ही बात है। दोनों तरफ मेटा है, दोनों तरफ ऑर्थो है, लेकिन पैरा एक ही सामने वाली। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा। तो मैं आपको एग्जांपल लिखवाया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मैं एक बार दोबारा बनवाता हूं। आप देखिए, आप इसे 2 नाइट्रोफिनॉल तो बोल ही सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के नाम से आपसे पूछा जाएगा। ये OH है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 लगा दिया, और आप देखिए इसका H पॉजिटिव इसके O नेगेटिव से अट्रैक्ट हो गया। ये ड्रॉ कर, दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एंड विद दिस टॉपिक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्सेस तो और भी होती हैं, वेंडरवॉल फोर्स होती है, वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे लेटर ऑन। बट अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है, इंट्रामोलिकुलर के कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी, सिर्फ इंटर के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पढ़ने थे। सो बताइए आप सब लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? यस सर। देखिए बिल्कुल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जहां लगा होता है ना, रिंग पे बेंजीन में, अगर कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में उसके बिल्कुल बराबर वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। मैं यहाँ पे एक जनरल डायग्राम बना देता हूँ, वैसे मैं ऑर्गेनिक पे करवाऊंगा इधर, लेकिन आप फिर भी देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, से फिनॉल ही लगा देता हूँ OH, तो इसके रेस्पेक्ट में बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ठीक है। ये दोनों होती है मेटा और ये होती है पैरा। रिलेटिव पोजीशंस होती हैं जिन्हें IUPAC नेम में हम 2 बोलते हैं, वो ऑर्थो होती है। थर्ड पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में मेटा होती है, और किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पैरा होती है। ये सब आपको रोज की सी बातें लगेंगी जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दूंगा, आए दिन पढ़ोगे आप इन्हें, ठीक है। आज तो पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन इतने यूज्ड टू हो जाओगे कि आपको अभी कुछ दिनों बाद, 1-1.5 महीने बाद आपको लगेगा ये तो कॉमन चीज है, एज इजी एज ABC, ठीक है। तो सब समझ में आ जाएगा। बताइए क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कोई डाउट? No, sir. Shall we start with organic? इसकी प्रैक्टिस तो मैं आपको बाद में करवाऊंगा अलग से कुछ क्वेश्चंस देके, लेकिन क्या मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं? बहुत मैं पहले ओरिजिनली सोच रहा था कि पहले मैं हाइड्रोजन और रेडॉक्स करवाऊंगा, लेकिन फिर मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी और मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक में आपको बहुत मजा आता है, तो पहले ऑर्गेनिक, ठीक है। सो बताइए सब लोग रेडी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? यस सर। ऑर्गेनिक की वेटेज भी ज्यादा है एग्जाम में। हाँ, ऑर्गेनिक की वेटेज भी ज्यादा है, बिल्कुल सही बताया आपने। आपको मालूम है ऑर्गेनिक की वेटेज ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी ऑर्गेनिक पे बेस्ड है। एग्जैक्टली 12th में इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक है ना, इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक है कि आपको सपने भी रात को ऑर्गेनिक के ही आएंगे, ठीक है।
आप खाना खाओगे तो आपको आपके जो चपाती होती है उसमें भी बेंजीन रिंग नजर आएगी आपको शेप उसकी। इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ा करोगे आप दिन रात, सही है। सो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऑर्गेनिक का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आता है, ऑर्गेनिक की परसेंटेज। इनऑर्गेनिक और फिजिकल उतना नहीं आता, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आता है। तो 12th में जो ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हो, उनके बेसिक्स हैं क्लास 11th में। अगर 11th में वो बेसिक्स वीक रह गए तो 12th में कुछ नहीं समझ में आने वाला। सो 11th में वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फोकस करा गया है कि आप ज्यादा ध्यान से पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, इसलिए वेटेज भी ज्यादा रखी गई है ऑर्गेनिक की। लेकिन ये सब कुछ डराने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं डराना चाहता कि बहुत कुछ आना है, बहुत बड़ा सा कुछ आने वाला है, बहुत ह्यूज सा कुछ आने वाला है, बहुत मुश्किल सा कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ईजी है ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक कभी पढ़ के नहीं होती, मतलब ओवरली आप रीड करते रहिए तो नहीं आएगी। ऑर्गेनिक की मैथमेटिक्स की तरह आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये फैक्ट, सही है। सो ऑर्गेनिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द वेरी बेसिक थिंग अबाउट ऑर्गेनिक इज टू स्टडी द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता ना तो आप ऑर्गेनिक में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा लेकिन एबीसीडी नहीं सिखाऊंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि बिना एबीसीडी पढ़े आप इंग्लिश पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिक में कुछ भी पढ़ने से पहले आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर का मीनिंग है कि आपको किसी कंपाउंड का नाम कैसे करा जाता है वो जरूर है। सो आप लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम 10th में सुने थे। अल्कोहल सुना होगा आपने, एल्डिहाइड, कीटोन भी सुना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स भी। लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं, ईथर्स होते हैं, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड्स, जो शायद आपने ना सुने, ठीक है। तो बहुत सारे नियरली 11 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जिनका नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। तो सब मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि थोड़ा बहुत भी नॉमेनक्लेचर आपको आता है? एवरीबॉडी बताओ, स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिया होगा, अभी नहीं पढ़ा? बताइए सब लोग। 10th में तो सुना था ना, अल्कोहल वेल्कोहल बने हुए देखे होंगे कॉपी सर में, बेसिक वाला थोड़ा बहुत आता है, नॉमेनक्लेचर आता है। एल्केन एल्कीन वाले। देखिए, मैं आज की क्लास में आपको ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करवाने वाला हूं। आज ही की क्लास में आपको बेसिक्स तो समझ में आ जाएंगे, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाए, सही है। लेकिन पहले मैं पहला कंपाउंड जज करने के लिए आपको दूंगा, आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे उसका नेम। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना आता है, किस लेवल पे हो। चाहे कोई किसी भी लेवल पे, मैं स्टार्ट तो बिल्कुल जीरो से ही करूंगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक कंपाउंड मैं आपके सामने बना रहा हूं। जस्ट ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कुछ मैंने बड़ा सा दे दिया, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। इस कंपाउंड की नेमिंग ट्राई कीजिए सब। Whatever you feel, गलत सही उसकी चिंता मत करिए, ट्राई सब करिएगा। कॉपी बनाइए, देख के नहीं होती नेमिंग। इसे बनाइए कॉपी पे और हैंड रेस करिए, कौन ट्राई करेगा? पार्थ, आपने हैंड रेस करा हुआ है किसी और चीज के लिए या नाम बताना चाहते हैं? सर किसी और चीज के लिए सर। 10th में हाँ, ये बोलिए। सारा सिलेबस से सर कटा हुआ था, तो 10th में जो सर थे उन्होंने करवाया नहीं था ये सब। कोई बात नहीं ना पार्थ, इट डजंट मैटर कि आपने 10th में सिलेबस से कटा हुआ था, आपने नहीं पढ़ा। मैं तो आपको बताया ना कि मैं तो बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैं मानकर ही नहीं चल रहा कि आप कुछ पढ़कर आए, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। चिराग, नाम बताएंगे आप? यस सर। हाँ चिराग, 2 मिनट में पूछता हूँ, एक बार ट्राई कर लेने दो। मैं अभी आपसे पूछ लूंगा तो आपका आंसर सुन के बाकी लोगों का माइंड में ना बायस्ड हो जाएगा, आपके आप आंसर के हिसाब से सोचने लग जाएंगे। तो अभी 2 मिनट पहले सबको कर ले। कुछ और हैंड रेस हो जाने दो, फिर पूछूंगा। हाँ, ये बेटर है कि आप अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। ओके अर्नव, ओके आस्था, आप में से किसी ने कर लिया हो तो बताइए। कर लिया किसी? ट्राई तो करो, कुछ भी करो। ओके, ओके दीक्षा,
कुछ तो बोलना है जरूर। अपेक्षा, क्या था? कुछ लोग होंगे जिनके स्कूल में हो गई होगी ऑर्गेनिक, वो ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ क्या सीखा स्कूल में। ओके, किस किस के स्कूल में हो गई ऑर्गेनिक? वैसे अब तो कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी किस किस के स्कूल में हो गई? नहीं हुई आपके, डीएलएफ में नहीं हुई, आपके में हो गई? ट्राई कीजिए ना। मतलब हो गई, मतलब कि स्कूल में ऐसा हो गई कि तुमने पढ़ी है इसलिए हो गई है। आपकी टीचर ने अपना काम खत्म कर लिया? हाँ तो बताइए फिर क्या सिखाया उन्होंने? अच्छा, चलिए, जो 2 हैंड रेज हुए हैं, 3 हैंड रेज, मैं उनसे पूछ लेता हूं पहले। आप लोगों को भी सुनाता हूं इनके आंसर्स। Sir, you're not audible. Sir, you are not audible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, you are not audible. So your voice is not audible. So you are not audible. Recording in progress. अब बताइए, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, sir. वंश आंसर बताइए, आंसर Sir, बताइए। Sir, 2-ethyl hexene 5-ol. 2 ethyl hexanol। देखिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो में, वेट करिए, ऊपर वाली कर दी मैंने। Sir, you are mute. No, sir, अभी भी नहीं आ रहा। You are not audible.